हेलो स्टूडेंट्स। आज हम बात करेंगे रिसर्च मेथड्स इन कॉग्निटिव साइकोलॉजी, यानी कि संज्ञानात्मक मनोविज्ञान में अनुसंधान के तरीके। तो सबसे पहला तरीका है एक्सपेरिमेंट्स ऑन ह्यूमन बिहेवियर, यानी कि जो मानव का व्यवहार है उसके ऊपर प्रयोग। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट क्या होता है इसको समझ लीजिए। प्रयोग में जो है चर होते हैं, जिसे इंग्लिश में कहते हैं वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स जो है कई तरह के होते हैं, लेकिन मुख्यतः जो है हम यहाँ पे 3 वेरिएबल्स की बात करेंगे: इंडिपेंडेंट वेरिएबल, डिपेंडेंट वेरिएबल और कंट्रोल वेरिएबल। इन तीनों को समझ लेते हैं क्या होता है। इंडिपेंडेंट वेरिएबल वो वेरिएबल होता है जो प्रभाव डाल रहा होता है या इफेक्ट डाल रहा होता है, और जिसके ऊपर इफेक्ट पड़ रहा होता है उसे कहते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल। जैसे कि डाइट है, डाइट का इफेक्ट पड़ेगा आपकी बॉडी वेट पे। तो डाइट जो है, जो खाना आप खाते हैं, वो हो गया इंडिपेंडेंट वेरिएबल, और आपका बॉडी वेट हो गया डिपेंडेंट वेरिएबल। लेकिन कुछ और वेरिएबल्स भी होते हैं जो डिपेंडेंट वेरिएबल पे प्रभाव डाल रहे होते हैं, पर हमें वो चाहिए नहीं होते हैं। जैसे मान लीजिए हम ये एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, ये प्रयोग कर रहे हैं कि डाइट का क्या प्रभाव होता है बॉडी वेट पे। तो कई ऐसे फैक्टर्स हैं जो बॉडी वेट पे प्रभाव डालते हैं, जैसे कि एक्सरसाइज करना, कितना व्यायाम कर रहे हैं, जैसे कि बीमारी से भी जो है बॉडी वेट पे फ़र्क पड़ता है। पर हमको ये नहीं चाहिए एक्सपेरिमेंट के दौरान। हमें सिर्फ बॉडी वेट और डाइट यानी खाने का संबंध देखना है। तो जो बाकी के वेरिएबल्स हैं जो प्रभाव डाल सकते हैं बॉडी वेट पे, उनको हम कंट्रोल करते हैं। अनवांटेड वेरिएबल्स है, अवांछित चर हैं, उनको हमें कंट्रोल करना होता है, इसलिए उनको कंट्रोल वेरिएबल कहते हैं। तो जब हम एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हम डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर स्टडी करते हैं क्या प्रभाव पड़ा, इंडिपेंडेंट वेरिएबल स्टडी करते हैं कि उसमें क्या बदलाव से क्या प्रभाव पड़ता है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर, और कंट्रोल वेरिएबल्स को स्टेबल या स्थिर रखते हैं। इस तरह से जो हम मानव व्यवहार है, ह्यूमन बिहेवियर है, उसके ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं कॉग्निटिव साइकोलॉजी में। अगला जो है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च। साइकोबायोलॉजिकल में जो है, जो जैविक चीज़ें हैं, बायोलॉजिकल चीज़ें हैं, यानी कि जैसे कि मस्तिष्क हो गया, उसका और कॉग्निशन, संज्ञानात्मक जो क्षमता है व्यक्ति की, उनका आपस में क्या संबंध है। तो ये इसको स्टडी करने के 3 तरीके होते हैं। एक होता है पोस्टमार्टम। पोस्टमार्टम में क्या है, ये व्यक्ति के मरने के बाद में जो है हम उसके ब्रेन को या मस्तिष्क को स्टडी करते हैं कि मरने से पहले व्यक्ति का ये व्यवहार था। फिर उसके डेड बॉडी या शव से जो है हम मस्तिष्क को निकाल के स्टडी करते हैं कि मस्तिष्क का क्या संरचना थी, क्या स्ट्रक्चर था, क्या डिफेक्ट थी, क्या कमियां थी, क्या डैमेज थे, क्या क्षति हुई थी। ये करके हमको अंदाज़ा लग जाता है कि ब्रेन में क्या होने से आदमी के कॉग्निशन पे क्या इफेक्ट होता है। तो ये एक तो पोस्टमार्टम हो गया। एक होता है जब व्यक्ति जिंदा है उसी दौरान उसकी ब्रेन की हम स्टडी करें, एक्टिविटीज़ की, कि ब्रेन के किस भाग में क्या एक्टिविटी चल रही है, क्या हो रहा है, और उसका कॉग्निशन भी हम स्टडी करें। इससे भी हमको समझ में आ सकता है कि ब्रेन की क्या एक्टिविटी होने से कॉग्निशन पे क्या प्रभाव पड़ रहा है। तीसरा तरीका होता है कोई विशेष स्पेसिफिक एक्टिविटी के दौरान उसके ब्रेन को हम स्टडी कर रहे हैं। जैसे कि मान लीजिए हमने कहा कि आप ये मैथमेटिक्स का गणित का सवाल हल करो, और इस दौरान जब वो गणित का सवाल हल कर रहा है, मैथमेटिक्स का सवाल सॉल्व कर रहा है, हम उसके ब्रेन को स्टडी करें कि ब्रेन के कौन से पार्ट में ज़्यादा एक्टिविटी हो रही है। तो वो हमको बताएगा कि ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है मैथमेटिक्स के लिए यूज़ होगा। या हम उसे कहें कि आप गाना गाओ, म्यूज़िक का कोई इंस्ट्रूमेंट बजाओ, और उस दौरान हम उसके ब्रेन की जो है स्टडी करें, तो हमको पता चलेगा अच्छा ब्रेन का ये वाला हिस्सा जो है म्यूज़िक के टाइम में एक्टिवेट होता है।
और तीसरा तरीका जो है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में जो मैंने आपको बताया, इसको जो है एफएमआरआई के जरिए जो है हम पता कर सकते हैं। एफएमआरआई मैंने पहले बताया था, फंक्शनल मैग्नेटिक रेजोनेंस इमेजिंग, इसके द्वारा हम पता कर सकते हैं। तो इस तरह से ये 3 मेथड्स जो है साइकोबायोलॉजिकल रिसर्च में है। अगला है सेल्फ रिपोर्ट, केस स्टडी एंड नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। इनको एक एक करके समझते हैं। सेल्फ रिपोर्ट में क्या होता है, हम जो हमारे सब्जेक्ट होते हैं जिस पे भी हम रिसर्च कर रहे हैं, उनको कुछ क्वेश्चनेयर देते हैं, प्रश्नावली देते हैं। उस प्रश्नावली को वो खुद ही आंसर करते हैं, सब्जेक्ट जो है खुद ही आंसर करता है, जिसके ऊपर हम स्टडी कर रहे हैं वो खुद उत्तर देता है उनके, और फिर हम उसका आकलन करते हैं, एनालिसिस करते हैं, इवैल्यूएशन करते हैं। लेकिन इसमें ये प्रॉब्लम होती है कि कई बार जो है सब्जेक्ट झूठ बोलता है। जैसे कि आप उससे पूछोगे कि आप चोरी करते हो, तो कोई भी नहीं बोलना चाहेगा कि मैं चोरी करता हूँ, तो वो उसमें ना ही बोलेगा, तो वो आपकी रिपोर्ट में जो है फिर वो गलत आ जाएगा। तो ये एक ड्रॉबैक है। तो आदमी जो है सोशली डिज़ायरेबल आंसर्स दे रहा होता है सेल्फ रिपोर्ट में, यानी कि सामाजिक तौर पर जो स्वीकार्य उत्तर है वो दे रहा होता है, सच्चाई नहीं बोल रहा होता है कई बार। फिर है केस स्टडी। केस स्टडी में जो है हम कोई विशेष, बिल्कुल बहुत ही ख़ास जो है परिस्थिति में कोई व्यक्ति हो, उसको स्टडी करते हैं। जैसे मान लो कि किसी की मेमोरी जो है बहुत ज़्यादा है, उसको कुछ भी जो है बताओ एक बार और उसको तुरंत सब कुछ याद हो जाता है, एक्सेप्शनली अपवाद के रूप में जो है व्यक्ति है कोई, वैसे जो है हम स्टडी कर रहे हैं। या उसका उल्टा भी हो सकता है, उसको कुछ भी बताओ, अभी तुरंत भूल जाता है, अभी किसी से मिला और उसको याद नहीं कि वो किससे मिला। तो ये एक्सट्रीम के जो केसेस हैं, या कोई विशेष परिस्थिति वाला, जैसे मान लीजिए हम किसी ऐसे बच्चे पे स्टडी करना चाहते हैं कि जिसकी मदर जो है गर्भावस्था के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान जो है ड्रग्स लेती थी, तो उस ड्रग्स का जो है बच्चे के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है। अब ये तो ऐसी चीज़ है कि ये हम लेबोरेटरी में क्रिएट नहीं कर सकते हैं, कि एथिकल तौर पे भी अलाउड नहीं, नैतिक तौर पे भी गलत है, और ऐसे केसेस मिलना भी मुश्किल है। तो इस टाइप के जो विशेष केसेस होते हैं या एक्सट्रीम वाले केसेस होते हैं, अति वाले केसेस होते हैं, उनको जो हम इन डेप्थ स्टडी करते हैं, गहराई में जाके एक एक चीज़ को स्टडी करते हैं, उसे कहते हैं केस स्टडी। और इसमें तीसरा है नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन। नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आप जो सामान्य परिस्थितियां हैं जीवन की, उन परिस्थितियों में जो व्यक्ति जो भी काम कर रहे हैं उसमें उसको स्टडी करते हैं। तो उसके सामान्य परिस्थितियों में जब आप स्टडी करते हैं तो एक प्राकृतिक वातावरण मिलता है, नेचुरल एनवायरनमेंट मिलता है, तो वो रिसर्च की वैलिडिटी बहुत ज़्यादा होती है। मतलब कि वो रिसर्च जो है लगभग हर परिस्थिति में सही आपको उत्तर देगी, क्योंकि वो प्राकृतिक परिस्थिति में, वो लेबोरेटरी कंडीशन नहीं, प्रयोगशाला की कंडीशन नहीं है। प्रयोगशाला में तो आप कंडीशंस को कंट्रोल करते हैं, लेकिन नेचुरलिस्टिक ऑब्जर्वेशन में आप कंट्रोल नहीं करते हैं। तो इसलिए प्रकृति के नज़दीक वाला रिजल्ट आता है जो कि ज़्यादा वैलिड होता है, वो ज़्यादा जगहों पे लागू होता है। अगला है कंप्यूटर सिमुलेशन एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इसको समझते हैं। कंप्यूटर सिमुलेशन में क्या होता है कि हम जैसे जैसे हम सोचते हैं, जो हमारा सोचने का तरीका है स्टेप बाय स्टेप, ठीक उसी तरीके को हम कंप्यूटर में डालते हैं, और कंप्यूटर जो है ठीक उसी तरीके से चीज़ों को सॉल्व करता है, जैसे कि हम अपने मानव मस्तिष्क से, ह्यूमन ब्रेन से सोचते हैं और स्टेप बाय स्टेप चीज़ों के निर्णय पे या सॉल्व करने पे आते हैं। और है अगला आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये मैंने अपने पहले वीडियोज़ में बताया हुआ है, ये बहुत ही नई फील्ड है और बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, और इसका प्रभाव हर क्षेत्र में पड़ रहा है। कोई ऐसा क्षेत्र नहीं है जिसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रभाव नहीं पड़ रहा है। कंप्यूटर सिमुलेशन तो मैंने आपको बताया, जैसे ह्यूमन ब्रेन के स्टेप्स हैं वो डाल दिए। जैसे कि अब मैंने पूछा कि आप जो है अगर भीड़ में स्कूल का बच्चा ढूंढना हो तो आप क्या करोगे, तो आप बोलोगे कि मैं उसकी स्कूल यूनिफॉर्म में देखूंगा कौन बच्चा जो है स्कूल यूनिफॉर्म में है, वो स्कूल का बच्चा है। अगर मैं कहूँ कि अगर स्कूल यूनिफॉर्म वाला दिखाई नहीं दे रहा है तो आप कहेंगे कि मैं देखूंगा कि उसके पास में बैग है या नहीं है बच्चे के पास में, कि स्कूल जाएगा तो बैग ज़रूर होगा। तो जैसे आपने इस समस्या को जो है सॉल्व किया अपने ब्रेन से स्टेप बाय स्टेप, और भी कोई मेथड हो सकता है। तो यही चीज़ जो है अगर हम कंप्यूटर में डाल दें स्टेप बाय स्टेप, तो ये कंप्यूटर सिमुलेशन हो गया। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस थोड़ा सा फ़र्क है इसमें।
आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हम इंफॉर्मेशन सारी दे देते हैं और जो कंप्यूटर अपने आप ही जो है रूल्स ढूंढता है कि उसको कैसे ढूंढना है। उसमें जो है हम इंफॉर्मेशन सारी दे देंगे, जैसे कि हमने जो है लैंग्वेज के बारे में उसको रूल्स डाल दिए हैं कि सब्जेक्ट क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, यानी कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, क्रिया क्या है, वगैरह वगैरह हमने उसमें डाल दिए है। और फिर उसमें रूल डाल दिया कि सब्जेक्ट पहले आएगा कि ऑब्जेक्ट पहले आएगा कि वर्ब कहाँ होगा, ये सब हमने उसमें रूल्स डाल दिए। सेंटेंस हमने उसको बनाना नहीं सिखाया। तो कंप्यूटर जो है अपने खुद ही नियम जो हमने उसमें फीड किया उसके आधार पर सेंटेंस बनाएगा। वो सेंटेंस हो सकता है गलत हो, अगर वो गलत है तो कंप्यूटर को बताया जाएगा ये गलत है। तो उसने जो भी तरीका अपनाया था उसमें वो गलती जो है वो नोट कर लेगा कि हाँ मेरे से ये गलती हुई है, अब वो उस गलती को दोबारा रिपीट नहीं करेगा। सो इस तरीके से कंप्यूटर जो है अपनी गलतियों को खुद ढूंढता है, खुद सीखता है अपनी गलतियों से और सेम गलती को दोबारा रिपीट नहीं करता और तेज़ी से आगे बढ़ता रहता है। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ज़रिए जो है हम बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंप्यूटर्स में बहुत कुछ डाल सकते हैं और ये हर फील्ड में आता जा रहा है। इवन ऐसे जो है कंप्यूटर्स बनाए जा रहे हैं जिसमें जो पेशेंट का सारा डाटा डाल दो तो वो जो है उनको ऑपरेशन कर देगा। या इवन जो लॉयर्स हैं अमेरिका में, लॉयर फर्म्स हैं, वो अब जो है लॉयर्स की जगह कंप्यूटर्स को इस्तेमाल करने लग गई हैं कि कंप्यूटर में फीड कर दिए सारे जो है नियम कानून क्या हैं और जितने भी पुराने जजमेंट हैं कोर्ट के वो सारे जजमेंट उसमें फीड कर दिए। कोई भी केस आया उसमें जो है हमने फीड कर दिया कि केस के ये फैक्ट्स हैं, ये तथ्य हैं। अब उसके आधार पर कंप्यूटर अपने आप ही जो है वो केस में बना लेगा, इसमें इस केस में ये वाला नियम लागू होता है, ये पुराना जजमेंट है जो लागू होता है, और उसके आधार पे वो पूरे केस को फाइल कर सकता है कोर्ट में। तो इस तरीके से जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है हर क्षेत्र में आ रही, कोई भी क्षेत्र जो है अछूता नहीं रह रहा है इसमें। तो ये जो है हमारे 4 तरीके थे रिसर्च यानी अनुसंधान के, कॉग्निटिव साइकोलॉजी यानी संज्ञानात्मक मनोविज्ञान। इसके साथ ही हम इस लेक्चर को फिनिश करते हैं, हम जारी रखेंगे, मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।